नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव, आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसके गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही फेसबुक या एक्स पर लाइव आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपके सवाल लेंगे और अपने एक्सपर्ट्स से उनके जवाब लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और आज हमारे साथ हैं रुपी विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ। इससे पहले कि हम क्वेरीज लेना शुरू करें, थोड़ी सी बातचीत आज हम करना चाहते हैं आईटी सेक्टर पर। इक्विटी मार्केट को देखें, पिछले 1-1.5 साल का किस्सा देखें, जियोपॉलिटिक्स देखें, सबके हिसाब से आईटी जो कि बहुत चहेता रहा है सबका, इन दिनों क्या चल रहा है? मनोज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन दिनों आईटी सेक्टर इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आउट ऑफ ऑल द सेक्टर्स। अगर आप करंट उसका जो ड्रॉडाउन देखिए, जो 2024 में जो आईटी सेक्टर ने जो ऑल टाइम हाई जो बनाया था, उससे करीबन अराउंड 22-23% नेगेटिव चल रहा है। ओके, सो मेरे हिसाब से IT sector, unfortunately, from a price point of view, is not doing that great, right? But from a valuation perspective, जो IT सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग्स का जो रेशो है, राइट, उसके आप नजर से आप देखें तो IT सेक्टर इज द राइट प्लेस टू बी इन। मतलब मेरे हिसाब से अगर किसको अच्छा खासा पैसा कमाना है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और मे बी 4-5 ईयर्स, मेरे हिसाब से IT सेक्टर इज द राइट प्लेस टू बी इन, मनोज जी। ठीक है, चलिए आईटी के बारे में हम ये तो मान लेते हैं कि अभी उसमें थोड़ी बहुत जो आप उठापटक देख रहे हैं उसकी वजह से उस सेक्टर को तो खारिज आप नहीं कर सकते, सेक्टर में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के बदलाव परिवर्तन हो रहे हैं ऋषभ, क्या उसमें कंपनीज उलट पुलट हो जाएंगी? क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया, एआई एडॉप्शन की बात हो रही, तो कई कंपनीज जिनका कामकाज था वो कह रहे हैं कि वो एआई लेके चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्या इस सेक्टर में बहुत ओवरहाउल देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए? मनोज जी, देखिए, हर एक सेक्टर में इनोवेशन तो होने ही वाला है, राइट। आप IT सेक्टर ले लो कि ऑटो सेक्टर ले लो, राइट, आप बैंकिंग का सेक्टर ले लो, सो एवरी सेक्टर बेसिकली इनोवेट करने ही वाला है। ये आपने बहुत सही तरीके से पुट किया कि नहीं, ये AI का जमाना है। AI बहुत स्वाभाविक है, एक फियर रहना कि AI जॉब्स लेके जाएगा कि नहीं। एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय आंसर इज अ नो। क्योंकि देखो, AI इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। AI भी एक IT सेक्टर का ही भाग है। सो मेरे हिसाब से जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और फ्यूचर में जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने वाला है, मेरे हिसाब से IT ओवरऑल एज अ सेक्टर इंडिया में और ग्लोबली मेरे हिसाब से अच्छा ही अच्छा करेगा। करेंटली इंडिया में अगर हम IT सेक्टर देखें तो वी आर मोर ऑफ अ सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर। सो हम लोग काफी अच्छी तरह से जो इनोवेट करते हैं, जो US यूरोपियन कंट्रीज और जो डेवलप कंट्रीज है, जो एक्चुअली दे आर वेरी गुड एट इनोवेटिंग, राइट। मेरे हिसाब से इंडियन IT सेक्टर विल कॉम्प्लीमेंट द ग्लोबल IT सेक्टर वेरी वेल। सो मेरे हिसाब से देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, सो जितनी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी, राइट। सो जितना डिमांड भी बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हम सर्विसेज या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स है, IT सर्विसेज या फिर IT सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है, हम खरीदते जाएंगे। और ऑटोमेटिकली खरीदते जाएंगे तो वो अर्निंग्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने ही वाला है। और जैसे अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से आई फील IT इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट सेक्टर्स। आप उसका जो रिटर्न्स भी देखिए, 5 ईयर्स का जो डेली रोलिंग रिटर्न्स मैंने जो निकाला था, राइट, मेरे हिसाब से IT ऑन अ 5 ईयर डेली रोलिंग रिटर्न्स पे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा टैक्टिकल एलोकेशन देख रहे हैं, मेरे हिसाब से प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट फेवरेबल
डिस्काउंट में चल रहा है आईटी सेक्टर, प्लस वैल्यूएशंस आर आल्सो क्वाइट फेवरेबल। जो ये 10 साल में जो आईटी सेक्टर का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हुआ है विच इज 33%, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम 20 to 23% नेगेटिव पे चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई डोंट सी अ बेटर सेक्टर और बेटर अपॉर्चुनिटी देन आईटी सेक्टर। मेरे हिसाब से 2-3 साल में काफी अच्छा ये सेक्टर में पैसा बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम 2-3 साल का नज़रिया तो होना ही चाहिए। लेकिन ऋषभ, ये बताइए कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिहाज से ये या म्यूचुअल फंड पे सलाह देने वाले व्यक्ति के हिसाब से अभी इस वक्त नज़रिया क्या होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए आईटी सेक्टर को, इस थीम को म्यूचुअल फंड के रास्ते से? मनोज जी, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैंने इतना जो भी एक्सप्लेन किया है ये एक टैक्टिकल एलोकेशन, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है, राइट। देखिए, जब भी हम सेक्टोरियल बेट्स लेते हैं, वेदर आईटी सेक्टर हो के बैंकिंग सेक्टर हो के रियल एस्टेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हम सेक्टोरियल बेट्स लेते हैं तो उसमें टाइमिंग की बहुत आवश्यकता होती है। एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो नंबर वन, देखिए, रिटेल, ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए, वेदर इट इज फ्लेक्सी कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, फोकस फंड्स ले लो, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लो, राइट। सो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स ओवरऑल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इज द बेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स आईटी सेक्टर में निवेश करेंगे ही करेंगे। और मेरे हिसाब से आईटी एज ए सेक्टर ओवरऑल जो फ्लेक्सी कैप का जो कैटेगरी है उसमें टॉप 5 सेक्टर्स में आ जाता है। सो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको नंबर वन ये डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में आपको आईटी ऐसा सेक्टर में एक्सपोजर मिल ही जाएगा। मगर आपको एक टैक्टिकल बेट लेना है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना है, एक अल्फा कमाना है, तो मेरे हिसाब से ये सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो कि जिसके पास सरप्लस पैसा हो, जिसे थोड़ी बहुत समझ हो एंट्री और एग्जिट की, मेरे हिसाब से उनके लिए आईटी ऐसा सेक्टर टैक्टिकल बेट वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। मगर खास ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज मेंट दिस इन्वेस्टमेंट इन द आईटी सेक्टर इज मेंट फॉर ओनली सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो समझते हैं एंट्री और एग्जिट, और जिनके पास सरप्लस पैसा और जो ये इन्वेस्टमेंट अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते। सो जिनके पास सरप्लस पैसा हो, समझ हो, और प्लस टैक्टिकल एलोकेशन सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप आईटी सेक्टर में डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि फिलहाल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्लैरिटी के लिए इतना काफ़ी है आईटी सेक्टर पर। अब हम बढ़ते हैं क्वेरीज की तरफ। हमारे साथ पटेल साहब हैं नवसारी से, गुजरात से। सिर्फ 36 साल के निवेशक हैं और 52,000 की एसआईपी इनके पास है। पटेल साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरे को जो 52,000 की मेरी एसआईपी है और अभी मेरा जो वैल्यूएशन है वो 36 लाख रुपए है। तो 15 साल में मैं कितना पैसा इसमें से बन सकता है इसमें? और मेरी जो एसआईपी मेरी 10 साल पुरानी हो गई है, इसलिए मैं 10 साल का ही टर्म रखा था, वो खत्म होने वाला है। वो आदित्य बिरला का, आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी का और आईसीआईसी का डिविडेंड का, वो 10,000 की मेरी एसआईपी खत्म होने वाली है। तो इसमें मैं इसमें भी रहूं क्या, दूसरी ले लूं? और मेरा जो लमसम है इसमें क्या करो? शेयर की वैल्यू मेरी अभी 22,50,000 का है मेरा डायरेक्ट स्टॉक में। तो क्या इसमें कर सकता हूँ? बताएं ऋषभ, तो इनका पूरा जो पोर्टफोलियो देखें या जो इनकी स्ट्रेटजी रही है, जितने लंबे निवेशक रहे उसके हिसाब से क्या सजेशंस है आपके? मनोज जी, पहले तो उनके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, ओके। पोर्टफोलियो पूरा का पूरा अनबैलेंस एलोकेटेड है, प्लस ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा है। मैं चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्रिम डाउन करके ओवरऑल सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स रखे। जैसे देखिए क्या होता है ना, जैसे आप हर एक म्यूचुअल फंड एनीवेयर बिटवीन 30 to 70 80 स्टॉक्स के बीच में इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो आप करीबन 10-12 आप म्यूचुअल फंड्स रखते हो, तो इतने सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर जाते हो, तो जो ओवरऑल रिटर्न्स, जो ऑप्टिमम रिटर्न्स जो जनरेट करना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जनरेट नहीं कर पाता है। तो नंबर वन, मैं चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स को रिड्यूस करे, सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स रखे। नंबर टू,
मैं देख रहा हूं कि काफी सारे सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स भी ले रखे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज हमारा जो टॉपिक था वो क्वाइट रेलिवेंट टॉपिक था कि कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है। ओके, तो मैं चाहूंगा कि एसआईपी मेथोडोलॉजी सेक्टर फंड्स में और थीमेटिक फंड्स में ना करें। अगर आपको एंट्री और एग्जिट की समझ है तो ही आप सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में निवेश करें। तो नंबर 2 ये रहेगा कि अवॉइड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स फ्रॉम एन एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है मनोज जी। नंबर 1, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 20% एलोकेशन रखें। नंबर 2, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 20%। नंबर 3, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 20%। नंबर 4, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 20%। और नंबर 5, कोटक स्मॉल कैप फंड 20%। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो मैंने रेकमेंड किया है, इसमें वैल्यू और ग्रोथ का भी स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, राइट। अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और अलग अलग एएमसीज का भी मैंने प्रोडक्ट दिया है, राइट। सो एक ओवरऑल वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैंने बना के दिया। तो मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस इसमें काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, और जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे से जनरेट कर पाएंगे पोर्टफोलियो से। अभी देखिए, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं, उन्होंने एक ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 15 साल में क्या उनका कॉर्पस बनने वाला है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देखिए, जो 52,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, प्लस करीबन जो 80 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो करीबन 7 करोड़ रुपया वो 15 साल के बाद इकट्ठा कर पाएंगे। ये प्री टैक्स फिगर है। सो ओवरऑल 7 करोड़ वो इकट्ठा कर पाएंगे। मुझे नहीं पता है कि उनका पर्टिकुलर कुछ गोल अमाउंट है कि नहीं है, आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ इट, बट 15 साल के बाद अराउंड 7 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। जी, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन अगर होता है तो जो ऑप्टिमम रिटर्न आपको चाहिए था वहाँ से शायद आप भटक जाएंगे, और जो पूरा आपका अप्रोच है वो अलग अलग होना चाहिए, जो आपका कोर पोर्टफोलियो है उसके लिए, और जो थीमेटिक अटेम्प्ट्स आप लेना चाहते हैं उसके लिए। वहाँ पर ऋषभ ने एक बात जो दोहराई है फिर से, वो ये है कि आपको एंट्री एंड एग्ज़िट की समझ होनी चाहिए अगर आप थीमेटिक अप्रोच लेते हैं। कब एंटर करना है और कब निकल जाना है, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। अनीश शर्मा है हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ, 5500 की एसआईपी कर रहे हैं। बताएं अनीश जी, क्या सवाल है आपके मन में? सर नमस्कार, मेरा नाम अनीश है। मेरी मंथली एसआईपी 5500 है, जिसमें मैंने एक टाटा डिजिटल इंडिया में 1000 की एसआईपी है, एक्सिस कैप में 1000 की एसआईपी है, एसबीआई स्मॉल कैप में 3000 की एसआईपी है, और एसबीआई क्वांट में जो अभी लेटेस्ट फंड चला है तो उसमें मैंने 500 की भी एसआईपी की है। ठीक है, अभी उसमें तो मैं ये कहता हूँ कि अगले नेक्स्ट पिछले मतलब कि 3 ईयर्स से मैं इस एसआईपी को शुरू कर रखी है मैंने। ठीक और है। एसबीआई क्वांट की मैंने लास्ट दिसंबर 2024 में एसआईपी एसबीआई क्वांट की शुरू की थी। बाकी 3 मैंने पिछले 2 साल से शुरू की है ठीक है। SIP। और ठीक मेरा है। ये ख्याल है सर, मैं अगले 10 ईयर में 1 करोड़ का कॉर्पस चाहता हूँ, तो मैं उसमें कितना इनमें अगर स्टेप अप करूं तो वो कॉर्पस मेरा बन जाए। ठीक है, तो सब बताएं, एक तो पोर्टफोलियो इनका देख लें, दूसरी बात यह है कि 1 करोड़ बनाना है 10 साल में, कैसे होगा, क्या सुझाव है आपका? मनु जी, पहले तो अनफॉर्चुनेटली जो उनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है, करीबन 5500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरऑल, उससे वो 10 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। देखिए, अगर 1 करोड़ रुपया अचीव करना है 10 साल में, अज्यूमिंग 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी, तो मेरे हिसाब से उन्हें 50,000 की पर मंथ एसआईपी करनी पड़ेगी, तो ही वो 10 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव कर पाएंगे। अभी यस, आई अंडरस्टैंड कि 50,000 एक 5500 से 50,000 एक बहुत ही बड़ा, ज्यादा ही बड़ा जंप है, मैं ये समझता हूं मैं। देखिए, दूसरा एक और तरीका है कि अगर 1 करोड़ रुपया अचीव करना है तो आप एनुअल एसआईपी स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो
करीबन 50% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा, तो ही वो 10 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव कर पाएंगे। सो नंबर वन, 5500 से 50,000 रुपीज का एक बड़ा सा छलांग लगाना पड़ेगा। अगर वो बड़ा छलांग नहीं लगा सकते हैं तो साल में, हर साल में 50% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा, ओके, टू अचीव 1 करोड़ आफ्टर 10 years। अभी मनोज जी, मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो अनफॉर्चुनेटली इज नॉट वेल डाइवर्सिफाइड। अगेन मैं चाहूंगा कि वो सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तरीके से ना करें। लमसम इज फाइन, एंट्री एंड एग्जिट को ध्यान में रखते हुए लमसम इज ओके, बट एसआईपी के स्ट्रैटेजी से अवॉइड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स। मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है, 4 ही फंड्स रखे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड में 25% एलोकेशन ईच रखे, तो आपको वैल्यू और ग्रोथ का भी फ्लेवर मिल रहा है और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी फ्लेवर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनते नजर आ रहा है मुझे, मनोज जी। जी हाँ, तो जो इन्होंने तस्वीर अभी इस वक्त पेश की है बतौर निवेशक अनीस जी ने, तो और जो लक्ष्य बताया है उसके बीच में काफ़ी गैप है और बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। और आपको बताया कि 50% स्टेप अप अगर आप रखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि आप 5500 पे हैं, तो 2500 या 2750 रुपये अगर आपको बढ़ाना पड़ता है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे आप करके बढ़ सकते हैं। और पोर्टफोलियो पर जो सलाह दी उसको ध्यान में रखिएगा। अगली जो क्वेरी है हमारे पास ईमेल से आए हैं, ये अभिजीत राय जी हैं और सऊदी अरब में है, वहाँ से इन्होंने ये क्वेरी भेजी है। और देखिए लोग अरब क्यों जाते हैं, तो 44 साल की उम्र में ये 1,05,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप मानिए। और ये अपना काम वहाँ कर रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, म्यूचुअल फंड के हिसाब से अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, सालाना 10% स्टेप अप करने के लिए भी ये तैयार है या कर रहे हैं। 15 साल में लक्ष्य 10 करोड़ का है, तो उस हिसाब से लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। जो इनका पोर्टफोलियो है उस पर गौर कीजिए। एचडीएफसी मिड कैप है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, कोटक मल्टी कैप है, यूटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज है, एसबीआई गोल्ड फंड है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक है, ईटीएफ है 5000, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ है 4000। तो अब बताइए ऋषभ, क्या सलाह है इनके लिए? मनोज जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, नंबर वन, मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का जो प्रोडक्ट है, एसबीआई गोल्ड फंड और डीएसपी सिल्वर फंड, मेरे हिसाब से उसमें एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खासा रिटर्न्स इक्विटी से ही मिल जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर जो फंड्स है काफी सिक्लिकल फंड्स है, वॉलेटाइल नहीं होते, बट पर्टिकुलरली गोल्ड काफी सिक्लिकल हो जाता है, क्योंकि लंबा समय तक हमने ऐसा भी देखा है, 5 years 6 years 7 years एट अ स्ट्रेच गोल्ड ने कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिया है, 0% रिटर्न्स, राइट। सो माय हम्बल ओपिनियन इज गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी ना करें। आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी मार्केट गोल्ड और सिल्वर का मार्केट गिरता है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट एसआईपी मेथोडोलॉजी के लिए आप इक्विटी प्रोडक्ट्स में ही आप रहे, मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा पैसा वहां से ही कमा लेंगे। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो उनका यूटीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है और वो स्टॉप करे। हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय लंबा है, आप रिस्क ले सकते हो, तो प्योर इक्विटी में ही बने रहे, मेरे हिसाब से उसमें ही आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बेसिकली जिन्हें मीडियम टर्म का जो लक्ष्य रहता है और प्लस जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टमक नहीं कर सकते, उन्हें हम यूजुअली हाइब्रिड फंड्स रेकमेंड करते हैं। अगर ऑलरेडी मैं जो पोर्टफोलियो में देख रहा हूं, मैं काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो, तो मैं चाहूंगा कि प्योर इक्विटी में ही बने रहे, हाइब्रिड फंड्स में ना निवेश करें। और नंबर 3, एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है उसमें से निकल जाए, उसमें से एसआईपी स्टॉप करें। देखिए, फंड तो बहुत बढ़िया है, अगेन नथिंग अगेंस्ट द फंड, बट मिड कैप में मेरे हिसाब से लो टू मॉडरेट एयूएम में आप फंड्स पकड़ेंगे तो अल्फा जनरेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो मैं चाहूंगा, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप फंड बहुत ही जायंट एयूएम फंड हो चुका है, मैं चाहूंगा कि लो टू मॉडरेट वाले जो एयूएम मिड कैप फंड है उसमें आप निवेश करें, तो मेरे हिसाब से काफी बेटर रहेगा। सो रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से बनते नजर आ रहा है मनोज जी। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, कोटक
मल्टी कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 5 फंड रखे, 20% एलोकेशन रखे, ईच में इक्वल एलोकेशन रखे, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया बन रहा है। अभी मैं उनके देखिए लक्ष्य पे आ जाता हूँ। अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। जो उनका जो एसआईपी अमाउंट है 1,05,000 का, बहुत ही बढ़िया एसआईपी अमाउंट है, और उसके ऊपर वो 10% का एनुअल एसआईपी टॉपअप भी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करीबन 9 करोड़ 11 लाख रुपया वो इकट्ठा कर पा रहे हैं 15 साल में। सो आप कंटिन्यू रखे ये एसआईपी, प्लस आप 10% एसआईपी टॉपअप करते रहे, आप बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और बहुत मोटा रकम भी आप एट द एंड ऑफ 15 ईयर अक्यूमुलेट कर पाएंगे। जी, तो लक्ष्य के करीब करीब आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं फिलहाल जो कैलकुलेशंस हैं, लेकिन यहाँ से अभी लंबा समय बाकी है, तो आप थोड़ा बहुत उसमें बदल करेंगे जैसा कि कह रहे हैं पोर्टफोलियो में पहले तो, और फिर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, या फिर कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो 12% रिटर्न हम लेके चलते हैं जो कि हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड सिचुएशंस में आएगा ही, तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमने बात की आईटी सेक्टर की और वहाँ से फिर हम क्वेरीज ले रहे हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं या क्या लक्ष्य है। अगले कॉलर हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह, 26,000 की एसआईपी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी 26,000 की एसआईपी चल रही है, जो पोर्टफोलियो मैंने भेजा है। मैं चाहता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, या ये फंड्स जो मेरे सिलेक्शन है ये ठीक है, या मेरा जो टारगेट है 2 करोड़ का वो पॉसिबल है? ठीक है, तो 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है भूपेंद्र जी ने, और अपना पोर्टफोलियो जो भेजा है इन्होंने उसमें 6 फंड हैं, 5-6 फंड हैं, और सारे फंड्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन इतने सारे फंड्स हैं और 2 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में, तो क्या रणनीति अपनानी होगी? पहले तो पोर्टफोलियो समझें और फिर रणनीति समझें, फिर टारगेट अचीव करें। ऋषभ। मनोज जी देखिए, उनके पोर्टफोलियो में आपने बहुत करेक्टली जो पॉइंट आउट किया, काफी सारे फंड्स हैं। नंबर 1, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फंड्स रिड्यूस करें। नंबर 2, काफी सारे फंड्स 1 या 2 एएमसी में ही रखे हैं। मैं देख रहा हूं कि एसबीआई में काफी सारे फंड्स हैं। आई थिंक मेजरली एसबीआई के ही फंड्स है। 1, 2, 3, 4 फंड्स एसबीआई के हैं और 2 फंड्स एचडीएफसी, 3 फंड्स एचडीएफसी के। सो 2 ही एएमसीज उन्होंने में इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल पे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में हर एक एएमसी से एक ही फंड होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि काफी सारे फंड्स एक ही एएमसी से एक साथ अंडर परफॉर्म भी हुए हैं, राइट? सो टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क, मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है मनोज जी। नंबर 1, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रखे जैसा है वैसा ही। नंबर 2, एचएसबीसी वैल्यू फंड इंट्रोड्यूस करे। नंबर 3, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस करे। नंबर 4, ईडलवाइज का मिड कैप फंड इंट्रोड्यूस करे। और नंबर 5, एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो जैसा है वैसा ही रखे। सो 2 फंड एचडीएफसी और एसबीआई के मैंने जैसा है वैसा ही रखने को बोला है, और 3 फंड्स मैं चाहूंगा कि वो नया इंट्रोड्यूस करिए। 5 फंड्स में आप इक्वल एलोकेशन रखे, 20% एलोकेशन ईच रखे, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैं उनकी लक्ष्य पे और रणनीति पे आ जाता हूँ। देखिए 26,000 का एसआईपी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपना गोल 2 करोड़ का अचीव नहीं कर पाएंगे 12 साल में। अगर 2 करोड़ का गोल 12 साल में अचीव करना है तो एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स उन्हें 65,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। सो फ्रॉम 26,000 उन्हें 65,000 की डबल से थोड़ा ज्यादा एसआईपी करना पड़ेगा, तो ही वो अपना 2 करोड़ का गोल अचीव कर पाएंगे। अगर ये लंबी छलांग नहीं मार सकते तो मैं चाहूंगा कि वो 20% का एसआईपी एनुअल टॉपअप करे, तो भी कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। सो आइदर 65,000 मंथली एसआईपी, और जो एग्जिस्टिंग 26,000 कर रहे, या फिर उस पर आप 20% टॉपअप करें तो भी अचीव कर पाएंगे गोल आराम से। पोर्टफोलियो पहले तो ठीक करना है और उसके बाद फिर स्टेप अप करने की तैयारी करनी है। अगले कॉलर हमारे पास सत्यम है, दिल्ली से, 33 साल के। सत्यम पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर।
मेरा सवाल ये है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था अपना SIP और मैं तकरीबन 5 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ रेगुलरली, और मेरी जो मंथली सिप जा रही है वो 18,000 की जा रही है, जिसमें मेरा टारगेट है 2 करोड़ का। वो नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स का मेरा होरिजन है। आई एम नॉट श्योर कि कितने टाइम में ये हो पाएगा, और मैं एडिशनली 10% स्टेप अप ईयरली करने का अभी ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एलोकेशन जो है वो मैंने एलोकेट किया है बंधन स्मॉल कैप में 3,000 मंथली, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 मंथली, ICICI लार्ज कैप में 5,000 मंथली, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 मंथली। तो इस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट है, करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 84,000 की हुई है। ठीक है, तो देखिए पोर्टफोलियो और लक्ष्य रख के इनको कुछ सुझाव चाहिए। यंग इन्वेस्टर हैं, ये अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे। बताएं ऋषभ। मनोज जी, पोर्टफोलियो तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि मुझे कोई पोर्टफोलियो पे अपनी टिप्पणी देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो पोर्टफोलियो इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, बहुत ही अच्छे क्वालिटी फंड्स है, कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है, वैल्यू और ग्रोथ का ब्लेंड है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है। सो मेरे हिसाब से नंबर 1 पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा है वैसा ही पोर्टफोलियो रखें और कंटिन्यू कीजिए। मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी उनका जो लक्ष्य है उस पर ही थोड़ा सा चेंजेस करने की मैं सुझाव देने वाला हूँ। देखिए, जो करंट जो SIP कर रहे हैं उसमें तो वो 15 साल में 2 करोड़ का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर 2 करोड़ का गोल अचीव करना है 15 साल में, तो नंबर 1 आइदर आप 40,000 की SIP करें, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग SIP चल रहा है उसमें ही आप 15% का एनुअल टॉपअप करें, तो भी वो गोल कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। ये सब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मनोज जी, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। चलिए, तो समय अब चूंकि समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते ऋषभ आपके टॉप 4 फंड्स क्या हैं इस बार? मनोज जी, टॉप 4 फंड्स इस तरीके से मेरे आ रहे हैं। नंबर 1 इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड, और नंबर 4 कोटक का स्मॉल कैप फंड। सो इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सो आप इसमें इक्वल एलोकेशन रख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमसे जुड़ने के लिए और इतने सारे सुझाव देने के लिए। और मनी में आज इतना ही। CNBC आवाज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।